हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, विधायिका के बारे में। यानी हम बात कर रहे हैं संसद के बारे में। ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा फर्स्ट होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं विधायिका। देखो, विधायिका को हम संसद बोलते हैं। संसद क्या बनाती है? कानून बनाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं। तो 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब देखा जाए तो जो सबसे बड़ा सदन कौन सा है? तो राज्यसभा, जो कि कभी भंग नहीं होता। और सबसे निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा भंग कराया जा सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या कितनी है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250। अब 250 में से अगर देखा जाए तो 238 जो सदस्य हैं वो विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि विधानसभा द्वारा कैसे निर्वाचित किए जाते हैं, बस आपको सुनना है, ध्यान से सुनिए। तो देश के लिए एक संसद होता है। हम बात कर रहे हैं कि संसद में कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा, देश के लिए। बट अगर मैं कहूं कि राज्य के लिए भी सदन होता है, हाँ बिल्कुल सदन होता है, जिसको हम विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल को संसद कहते हैं, यानी छोटा संसद कहते हैं, राज्य के लिए काम करता है। बस आपको ये समझना है कि जो विधानमंडल होते हैं इसमें भी 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो अभी आपको जस्ट समझ आ गया होगा कि राज्य का जो विधानमंडल है, यानी संसद जो है, छोटा संसद, तो उसमें से जो विधानसभा द्वारा क्या है, 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 12 जो सदस्य होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कलाकार, साहित्य, इनके माध्यम से। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि लोकसभा का जो सदस्य है 545 है। अब 545 में से 543 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? जनता द्वारा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा देश आजाद हो गया था तो कहीं ना कहीं उससे पहले जो यूरोप के जो लोग थे, ब्रिटिशर जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय महिलाओं के साथ शादी कर लेते थे। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो वो ब्रिटिशर जो लोग थे वो अपने अपने देश चले गए। तो जो भारत में जो महिलाएं रह गईं और उनके जो बच्चे रह गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। उनके बच्चों को हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या करता है? 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि देश के लिए एक संसद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संसद क्या करती है? नियमों और कायदे कानूनों को बनाती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संसद, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ये तो था देश के लिए। अब हम बात करते हैं कि राज्य के लिए भी तो सदन होना जरूरी है, जिसको विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल। तो ये राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे विधानसभा होगा और यहाँ पर विधान परिषद होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि विधान परिषद क्या होता है। उससे पहले आपको ये समझना है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन से सदन राष्ट्रपति को वोट देते हैं। आपको याद रखना है, एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान से सुनना, लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, और विधानसभा के जो एमएलएज होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। जो तीनों जो अंग है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन आपको याद रखना कि विधान परिषद भाग नहीं लेता। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सरकार क्या है अथवा सरकार किसे कहते हैं। सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखा जाए तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो सरकार है वो राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी राज्य में सरकार का होना जरूरी है ना, क्योंकि वो राज्य में सरकार अच्छे तरीके से शासन कर सकती है, या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शासन किस प्रकार करना है कि नहीं करना। सरकार उस संस्था को कहते हैं जो देश की शासन को चलाती है। देखो, एक तो देश के शासन को चलाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वो अपने देश को चलाती है, यानी देश को तो चलाएगी प्लस राज्य को भी चलाएगी।
अब प्रत्येक राज्य में अलग अलग सरकारें होती है। अब हम बात करते हैं कि शासन चलाने के लिए वह कानून तो बनाते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं, और कानून का पालन ना करने पर दंड भी तो देती है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं, कानून हमें दंड देती है। अब हम बात करते हैं कि विधायिका किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, विधायिका का मतलब संसद। संसद क्या बनाती है? कानून बनाती है। अब हम बात करते हैं कि विधायिका किसे कहते हैं। कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या बोलते हैं? विधायिका। अब आपको पता ही है भाई कि कार्यपालिका का जो हेड है, कार्यपालिका का जो हेड है वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री। वास्तविक जो शक्तियां हैं, सारी की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति क्या करता है? साइन करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सीए या गृह मंत्रालय द्वारा कानून को पास करवाया गया था, यानी हम बात करें अमित शाह ने क्या किया था कि कानून को पास करवाया था। अब जैसे हम बात करते हैं कि धारा 370, तो कहीं ना कहीं जितने भी कानून हैं ये लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? साइन कर देता है और वो कानून लागू हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कार्यपालिका का हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। सारे काम वही करता है। तो हम बात करें प्यारे बच्चों की विधायिका देश के लिए क्या करती है? कानून बनाती है। भाई तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों कि देश के लिए तो कानून बनाती है। जैसे हम बात कर रहे थे धारा 370 सीए जो कानून था वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद उनका काम क्या भाई? साइन कर देना, तो वो कानून पास हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कि संविधान में संशोधन करती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि मैंने पहले भी मौलिक अधिकारों के बारे में टॉपिक पढ़ाया था कि मोरारजी देसाई ने क्या किया था कि संपत्ति के अधिकारों को खत्म करके अनुच्छेद 300 में रखा था। विधायिका है वो देश के बजट और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जैसे कि भारत के केंद्र में संसद और एक राज्य में विधानसभा और विधायक का उदाहरण है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि भारत के केंद्र में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत अगर देखा जाए तो भारत में एक संसद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देश के लिए एक संसद, यानी संसद के कितने अंग? 2 अंग, लोकसभा राज्यसभा। अब हम बात करते हैं राज्य के लिए भी क्या होना चाहिए? संसद, जिसको बोला जाता है विधानमंडल, और उसमें भी 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संसद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनिए, भारतीय संसद के बारे में वर्णन कीजिए। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक देश में संसद का विशेष महत्व है क्योंकि उसमें जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना, जनता ने क्या करा? जनता ने क्या किया? अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया। अब जनता के लिए कानून कौन बनाएगा? वही प्रतिनिधि बनवाएंगे। तो ये कहा जा रहा है ये संसद में कार्य करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि नियम कायदे कानून का होना जरूरी है, नहीं तो हमारे देश में अराजकता फैल सकती है। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि भाई अगर देश को अच्छे तरीके से चलाना है, शासन अच्छे तरीके से करना है, तो नियम और कायदे कानूनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि भारत की जो सदन है उसमें कितने सदन है? तो 2 सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा कौन सा? लोकसभा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि राज्यसभा की संरचना, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि सदन में यानी 2 सदनों में सबसे बड़ा सदन कौन सा है? उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। याद रखना कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री अगर चाहें कि लोकसभा भंग करना है तो राष्ट्रपति भंग कर देता है। तो आपको याद होना चाहिए ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ। तो राज्यसभा राज्यों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल से जो विधानसभा वाले जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि है, वो राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करें कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? बहुत आसान है, 250। अब 250 में से 12 को साइड करो, तो 12 कौन चुनेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कला साहित्य में जो निपुण है उसको मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। और अब हम बात करते हैं कि जो 238 है वो
कहाँ से आते हैं बताओ? विधानसभा से। तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। तो अब हम बात करते हैं कि जिसमें से 238 राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, अभी जस्ट बताए, आपको याद रखना है भाई, तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, ये जो 12 जो सदस्य होते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो जो इंडियन हैं, अगर राष्ट्रपति का फिर से जब चुनाव होगा तो ये जो 12 सदस्य है ना, उसी राष्ट्रपति को दोबारा वोट नहीं दे सकता, ना ही एंग्लो इंडियन दे सकता है। चलो हम बात करते हैं कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार अपने पद पर बने थे। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बने थे। राष्ट्रपति उन सदस्यों को मनोनीत करता है जिनसे साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर रखी हो। अब हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष का हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालियों का मतलब कि बर्बाद ना हो, कंगाल ना हो, ये सब चीजें बताई जाती है इसमें। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अवधि कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 हर 2 साल के लिए सेवा निर्मित होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं ये कितना है, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, 2 साल के लिए, ये कितने हो गए? 6 साल। अब हम बात करते हैं 1/3 इसमें आएगा और ये उठकर इसमें जाएगा, ये उठ के इसमें जाएगा, तो पूरे कितने हो जाएंगे इनके कार्यकाल? 6 साल हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया कि 1/3 जो सदस्य है ये यहाँ पे 2 साल तक अपने कार्य पर बने रहते हैं, फिर ये उठकर यहाँ चले जाते हैं, ये उठकर यहाँ चले जाते हैं, फिर ये उठकर यहाँ चले जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष तक कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नए सदस्य आते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इस प्रकार राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इसे किसी स्थिति में, यानी हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसे किसी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है तथा चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जाती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। देखो ध्यान से सुनना कि जब लोकसभा जब भंग हो जाती है, चुनाव होने बाकी होते हैं, तब क्या होता है कि राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि लोकसभा की संरचना, यानी संसद के निचले सदन को हम क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। अब ये बताओ कि संसद में कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। सबसे बड़ा सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। और निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा। आपको याद रखना है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 545 होती है, जिनमें से 543 सदस्यों का चुनाव सीधे किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति क्यों मनोनीत करता है। बहुत आसान है, ये वही लोग थे, यूरोपीय लोग। आपको याद करना, हमारे भारतीय महिलाओं के साथ शादी करते हैं, देश आजाद होता है, या हमारे क्या करते हैं, हमारी भारतीय महिलाओं और उन अपने बच्चों को भारत में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसको 2 एंग्लो इंडियन कहा जाता है। आपको याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर कोई दल या गठबंधन सरकार नहीं बन पाता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर के नया चुनाव कराने का सलाह दे सकता है। देखो ध्यान से सुनना भाई, लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन अगर कोई दल या गठबंधन सरकार नहीं बना पाता, यानी एक मान लो दल, बीजेपी दल, कांग्रेस दल, ये सब सरकार नहीं बना पाते। चलो अब हम बात करते हैं गठबंधन की सरकार भी नहीं बन पाती, तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा कि लोकसभा भंग कर नया चुनाव करवा, तो वो नया चुनाव करवाने की सलाह देगा। तो लोकसभा को 5 साल से पहले ही भंग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं योग्यता। भारत का वो नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो, कम से कम 25 वर्ष का हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संसद में 2 सदनों की जरूरत क्यों पड़ती है।
द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? सिंपल सी बात भाई कि संसद में कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यानी द्विसदनात्मक विधायिका उसी को कहते हैं जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। तो बात करते हैं कि द्विसदनात्मक जो विधायिका, 2 सदनों वाली विधायिका को द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका के लाभ, देश के सभी क्षेत्रों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। संसद की प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनः विचार होता है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक विधायक यानी नीति या मुद्दे को 2 बार जांचने का अवसर मिलता है। दूसरे सदन के अभाव में पहला जो सदन होता है वो निरंकुश होता है। यदि एक सदन जल्दबाजी से कोई भी निर्णय ले लेता, कोई भी नियम कायदे कानून बना देता है, तो दूसरा जो सदन होता है तो उस सदन में बहस के दौरान पुनः विचार किया जा सकता है, उसको लौटा दिया जाएगा। और द्विसदनात्मक विधायिका की हानियां, दूसरा जो सदन शक्तिहीन होता है। देखो याद रखना प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करें कि लोकसभा जो है वो मजबूत है, लेकिन जो दूसरा जो सदन होता है वो शक्तिहीन, यानी राज्यसभा की बात हो रही है। इसलिए 2 सदन का महत्व नहीं होता। एक सदन द्वारा पास किए गए विधेयक को दूसरे सदन में विचार के लिए भेज दिया जाता है, यानी लोकसभा से राज्यसभा में इसको भेज दिया जाता है, जो कानून है विचार विमर्श करने के लिए, जिसे निर्णय लेने में बहुत समय लगता है और ये खर्चीला व्यवस्था है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों का जो धन उठाना पड़ता है वो आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। आपको वह की जगह धन कर लेना है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की भारतीय संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछता भी है। लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करें कि भारतीय संसद के कार्य और शक्तियां। विधायिका शक्तियां, तो पहला यहां से हम पढ़ेंगे विधायिका शक्तियों के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पूरे देश के लिए क्या करते? कानून बनाते। याद रखना भाई, विधायिका के पास शक्तियां होती हैं, संसद के पास शक्तियां होती है। कानून बनाने के बाद देश में क्या करते हो? उस कानून को लागू करते हैं। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक का दोनों सदनों में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो साधारण जो बहुमत होता है वो दोनों सदनों में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यदि किसी विधेयक पर, कानून पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तथा संयुक्त अधिवेशन में बहुमत से फैसला लिया जाता है। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों को बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद वो राष्ट्रपति खुद तय करता है कि संयुक्त अधिवेशन में बहुमत से फैसला लिया जाता है, जिसमें लोकसभा की हर बार क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा जो होता है वो उसके पास पावर होता है, लेकिन जो दूसरा जो सदन है राज्यसभा वो शक्तिहीन होता है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिक होती है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि लोकसभा की जो संख्या जो है वो 543 है। तो अब हम बात करते हैं कि वित्तीय शक्तियां। संसद का देश के धन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद की अनुमति के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता और ना ही धन खर्च किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा बजट धन विधेयक को लोकसभा के सामने प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री को वो कहता है। राज्यसभा के पास वित्तीय शक्तियां नामात्र की होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा के सामने प्रस्तुत करवाता है। किसके माध्यम से? तो वित्त मंत्री के माध्यम से। धन विधेयक बजट केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं होता। आपको याद रखना है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा के पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों कि जो धन विधेयक जो बजट होता है वो लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा इसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा के पास करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन 14 दिन के बाद ये विधेयक क्या पास समझा जाएगा। आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि संविधान में संशोधन संसद संविधान में संशोधन करती है। याद रखना कि भाई संविधान में संशोधन कौन करता है? तो संसद करती है।
यानी लोकसभा से राज्यसभा। तो ये जो प्रक्रिया होती है सरल भी होती है, कठिन भी होती है। तो संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा राज्यसभा को बराबर शक्ति प्राप्त है। कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव उस समय तक पास नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह दोनों सदनों से पास ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। आपको तो पता ही कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है, देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि वास्तविक जो शक्तियां वो देश के प्रधानमंत्री के पास होती है, और देखा जाए तो नामात्र की जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। भारत में संसद कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत में संसद कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। मंत्री परिषद अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या रहता, उत्तरदायित्व रहता है। कार्यपालिका पर राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक नियंत्रण पाया जाता है। देखा जाए तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कार्यपालिका पर राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा का अधिक नियंत्रण पाया जाता है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मेंबर है, वो लोकसभा के मंत्रियों से क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जबकि लोकसभा का कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई कार्यपालिका का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। लोकसभा के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य से क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और काम रोको प्रस्ताव पास कर सकते हैं तथा अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ अन्य सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। आपको याद रखना है, यहाँ पे अन्य कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चुनाव संबंधित कार्य। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों की जो संसद है अर्थात लोकसभा राज्यसभा की सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जस्ट मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि भाई राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के जितने सदस्य वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों को समान रूप से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा कठिन है। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अब हम बात करते हैं यदि दोनों सदन महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा राज्य का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्यों के हितों और शक्तियों का संरक्षण करना। यही कारण है कि राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा राज्यसभा की सहमति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र के लिए संघ सूची समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। के प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्य अपने राज्य से ज्यादा अपने दलों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आपको काट देना है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा की शक्तियां। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। जैसे हम बात करें कि धन विधेयक सिर्फ कहाँ पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा में, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है और राज्यसभा का नियंत्रण नहीं होता है। राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती, जबकि लोकसभा कार्यपालिका को हटा सकती है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि संसद और कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है और विधायिका किस प्रकार कार्यपालिका को नियंत्रण में रखती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद अपने सभी कामों के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति क्या करते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं।
विधायिका कार्यपालिका पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखती है। बहस और चर्चा। विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके लागू करने के तरीकों पर बहस करने का मौका मिलता है। विधायकों पर बहस के दौरान कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला हम बात करते हैं कि प्रश्नकाल और शून्यकाल। अब हम बात करते हैं कि प्रश्नकाल क्या है। संसद के अधिवेशन, यानी अधिवेशन जब बैठकें बुलाई जाती है, देखो अधिवेशन का मतलब क्या होता है, बैठकें बुलाई जाती है। तो संसद के अधिवेशन के दौरान हर दिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्य के तीखे प्रश्नों का जवाब देना होता है। और शून्यकाल का मतलब क्या होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे शून्यकाल शुरू हो जाता है। इस दौरान सदस्य बिना किसी अनुमति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत नहीं होते। कानूनी स्वीकृति और अस्वीकृति। संसद के पास कानून को पास या रद्द करने का अधिकार होता है। देखो ध्यान से सुनो कि संसद के पास जो भी कानून होता है, बन रहा है, तो वो रद्द भी कर सकती है या पास भी कर सकती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना सकता या बन सकता। अपने इस अधिकार से संसद कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। देखो प्यारे बच्चों, संसद के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब कार्यपालिका मनमानी तरीके से नियमों और कायदे कानूनों को बनाती है, लागू करवाती है, तो संसद क्या करती है कि नियंत्रण करती है। किसके ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर। अगर सरकार के पास विधायिका में बहुमत होता है तो कार्यपालिका के लिए कानून को पास कराना बहुत ज्यादा आसान होता है। याद रखना कि विधायिका के पास अगर बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है, तो कानूनों को पास करा सकते हैं। अगर बहुमत नहीं है तो कानून को पास नहीं करा सकते। लेकिन अगर सरकार का बहुमत लोकसभा में हो और राज्यसभा में ना हो तो मन चाहे कानून पास करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वित्तीय नियंत्रण। सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था बजट द्वारा की जाती है तथा बजट संसद द्वारा पास किए जाते हैं। इस तरह संसद वित्तीय नियंत्रण द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विधायिका कार्यपालिका के लिए बजट पास करने से मना कर सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। संसद का सबसे ताकतवर हथियार क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, जिसके द्वारा संसद कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री यानी सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका पर बेहतर ढंग से नियंत्रण रख सकती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संसदीय समिति क्या करती है, इनका निर्माण क्यों किया जाता है। संसद केवल अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उनके पास बहुत कम समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय की गहराई से अध्ययन करना जरूरी है, जिसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए संसदीय समितियां बनाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि संसदीय जो समितियां होती हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, वो संसद में ही बनते हैं। समितियों के कार्य। संसदीय समितियां विभिन्न विषयों पर क्या करती है, कानून बनाती है। आपको याद रखना क्या करती है भाई, कानून बनाती है और सुझाव देती है। संसदीय समितियां विभिन्न विभागों द्वारा की गई मांग और खर्चों की जांच भी करती है। संसदीय समितियां भ्रष्टाचार घोटाले के मामले में भी जांच पड़ताल करती है। इसलिए संसद समितियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में